हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस बाय पांडे सर में। जैसा कि हमको आपका पहला क्लास स्टार्ट किए थे सेल का, जिसमें हमने आपको बताया था कि सेल हमारी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और फिर हमने आपको बताया था कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek कौन है, बाबू रॉबर्ट हुक कौन है, कब किसका खोज किए, ये सब हम आपको बता चुके थे। आज हमको स्टार्ट करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे, ये सब हम आपको बताए थे। ओपन हेडन का एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया था कि सबसे पहले आया था सिंपल मॉलिक्यूल, फिर आया था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फिर हमारा में आया था प्रोकैरियोटिक सेल बने थे जो कि कीमो ऑटोट्रोप थे। एक ऑटोट्रोप, वैसे ऑटोट्रोप जो केमिकल खाते हैं उनको केमो ऑटोट्रोप्स कहते थे। फिर आता है बाबू स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग। स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग ऐसा हुआ कि पहले चलता था बाबा की मर्जी, जो बाबा कह दिए वही सत्य हुआ। और ईसाइयों में जो पोप कह दिए, जो पादरी कह दिए, वही सत्य हो गया। तो वो कहते थे कि हमें भगवान बनाए हैं। अगर ऐसा ही बात रहता जो पेरिन हेल्डर ने बताए हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल से बना है, तो हमको प्रूफ करके दिखाओ। जिसको वो लोग अपने भाषा में कहते थे डी नोवो। डी नोवो मतलब स्वतः उत्पन्न होने वाला। डी नोवो मतलब स्वतः उत्पन्न होने वाला। तो स्वान एवं प्लास के विरोध से उसी डी नोवो को क्या किया गया, उसे अवैध बताया गया, उसे मान्यता रद्द करवाया गया, जिसके कारण इन्हें बहुत तकलीफी भी झेलनी पड़ी। क्योंकि किसी भी पोप और पादरी के कथन को अमान्य बताना, जानते हैं कितना धार्मिक कट्टर लोग होते हैं, तो इन्हें बहुत ही उत्पीड़ना का सामना भी करना पड़ा था। तो कह रहा यह प्रयोग लुई पास्चर के द्वारा 1860 के दशक में किया गया। दशक का मतलब होता है जो 10 पूरा करने वाला। 1860 मतलब 1851, 1852 ऐसे करके दशक चलता है बाबू। दशक में किया गया था ताकि वह स्वतः जनन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पोर्टेनियस जनरेशन, यानी स्वतः उत्पन्न के सिद्धांत को गलत साबित किया जा सके और रोगाणु सिद्धांत को समर्थन किया जा सके। लुईस पास्चर का कहना था कि हमारे वातावरण में अनेक बैक्टीरिया वायरस उड़ते रहते हैं जो जो कि नए जीव का निर्माण कर देते हैं। आप खाना को सड़ा हुआ खुला हुआ छोड़ देते हैं तो उनमें पहले वातावरण के बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक करते हैं, फिर जाकर वहां पे बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ होता है। वही इनका कहना था कि स्वतः उत्पन्न नहीं हुए हैं, भगवान का इसमें दिया हुआ कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट नहीं आए हैं। पहले से वातावरण में कुछ चीजें थी, उससे हम आए हैं, उसी से कुछ चीजों का बैक्टीरिया वायरस का निर्माण होता है। प्रयोग के चरण कैसे किए, किस प्रकार से किए, तो पोषक शोरबा यानी न्यूट्रिएंट ब्रोथ। इसमें क्या होता है बाबू, जैसे कि आपने टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा, तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं, पोषक तत्व जो एक जीव को, नए जीव को निर्माण करने में जरूरत होते हैं, वो सारा एंजाइम डाला जाता है, सारा हार्मोन डाला जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने पोषक शोरबा यानी न्यूट्रिएंट ब्रोथ का तैयार किया। पाश्चर ने एक पोषक शोरबा जैसे सूप को एक विशेष फ्लास्क में लिया, जिसका गला गला एस आकार का था। यानी कि उन्होंने फ्लास्क लिया। फ्लास्क मतलब जानते हैं ना, फ्लास्क मतलब बर्तन होता है जो एस आकार का था। एस आकार का क्यों था बाबू, क्योंकि अगर यहाँ से हवा एंटर किया, इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा दिए, यानी जो भी बैक्टीरिया वायरस रहे इस फ्लास्क में सड़ जाए और सड़ने के बाद अंदर नहीं जाए। फिर इसमें मीट रखे थे, एक टुकड़ा रखे थे मीट का, तो क्या हुआ कि जितना भी बैक्टीरिया वायरस था यहीं पे रुक गया मीट में। सारा हार्मोन डाले, सारा मटेरियल डाले, फिर भी इसमें कोई भी प्रकार का ग्रोथ, किसी भी बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने प्रूव किया था कि पहले से वायुमंडल में बैक्टीरिया था, पहले से वायुमंडल में वायरस था, इसलिए इस मीट में होता था ग्रोथ। अन्यथा अगर यही चीज था, अगर खुद से होता तो इस स्वान नेक फ्लास्क के बाद बावजूद होने के बाद भी इसमें बैक्टीरिया का उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं होता है। और कुछ दिनों के बाद इसका फ्लास्क आधा से तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या होता है कि हवा इंटर डायरेक्ट करने लगता है, तो बैक्टीरिया वायरस पर जाने लगता है और वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, ये तो हम आपको शॉर्ट बताए, लेकिन आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो शोरबा लिया जिसका गला एस आकार या हंस की गर्दन जैसा था, इसको स्वान नेक कहते हैं, यानी हंस के गर्दन जैसा मुड़ा हुआ था। शोरबा का उबालना, उन्होंने शोरबा को उबाला ताकि इसमें मौजूद सभी
सूक्ष्म जीव मर जाएं एवं शोरबा जीवाणु रहित हो जाए। कह रहे हैं उन्होंने शोरबा को क्या किया, उबाल दिया। आप जानते हैं स्टरलाइजेशन, आपको हम पढ़ाए थे अपने पिछले इसी चैनल में स्टरलाइजेशन के बारे में कि किसी चीज को अगर स्टरलाइज करना हो तो एक होता है बॉइलिंग मेथड, ऑटोक्लेव, ये सब हमको पढ़ाए थे स्टरलाइजेशन में। तो बॉइलिंग मेथड का भी प्रयोग होता है स्टरलाइजेशन में, किस लिए, ताकि जीवाणु मर सके, ताकि क्या मर सके, जीवाणु मर सके। तो उन्होंने क्या किया, शोरबा को गर्म कर दिया, उबाल दिया, जिससे जो उसमें पहले से उपस्थित बैक्टीरिया वायरस है वो क्या हो गए, मर गए। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इस आकार के गले वाले प्लास्क को खुला रखा गया जिससे हवा प्रवेश कर सके, हालांकि धूल एवं कण, डस्ट पार्टिकल और हवा में मौजूद रोगाणु जम्स इस आकार की नली के निचले हिस्से के मौजूद नमी में फंस जाए और वे शोरबा तक नहीं पहुंच पाए। शोरबा एक बहुत बार यूज हो रहा है, शोरबा ये मुस्लिम वर्ड है, शोरबा यूनानी वर्ड है। शोरबा मीट को कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, मीट को। शोरबा तक नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए, अगर वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर से वहां पे जर्म्स पनपेंगे। कई हफ्तों के बाद भी शोरबा साफ रहा और जीवाणु रहित रहा, यानी कि जो उसमें मीट डाला गया था उसमें किसी प्रकार का रोगाणु उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि प्लास्क कैसा था, स्वान नेक प्लास्क, ऐसे मुड़ा हुआ था, वहां तक पहुंचते पहुंचते पहले ही इधर इधर सट जाता था, तो शोरबा तक वो नहीं पहुंच पाता था। कई हफ्तों के बाद भी शोरबा साफ रहा, जीवाणु रहित रहा और इसमें किसी प्रकार का जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ। निष्कर्ष क्या हुआ, सिद्ध क्या करना चाहते थे इससे, तो पास्चर ने, कौन पास्चर, लुईस पास्चर ने प्लास्क को झुका दिया ताकि शोरबा इस आकार के गले में फंसे हुए रोगाणु के संपर्क में आ जाए। उन्हें क्या किया, इसमें लिखा है कि प्लास्क को झुका दिया, कहीं कहीं पे लिखा है कि प्लास्क को आधा से तोड़ दिया, मतलब किसी भी प्रकार से उसे डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में लाया गया, जिससे क्या हुआ, फंसे हुए रोगाणु या तो हवा के रोगाणु उस शोरबा तक पहुंच पाए। कुछ ही दिनों में शोरबा खराब हो गया, क्लाउडी हो गया, ये जो यह दर्शाता है कि उसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि हो गई थी। यानी कि इन्होंने पादरी को गलत ठहरा दिया, इन्होंने पादरी को क्या कर दिया, गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा था भगवान पैदा करता है, तो कहा कि लो हम इसमें एंजाइम भी देते हैं, मीट भी देते हैं, अगर भगवान में इतना ही ताकत है तो इसमें जीवन बना करके देखा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें जीवन नहीं बना। इसके लिए इन्हें बहुत यातनाएं भी सहनी पड़ी, क्योंकि ऐसा ही नहीं होता है कि सिर्फ एक विशेष धर्म में कट्टरता पाई जाती है, सभी प्रकार के धर्म में कट्टरता पाई जाती है, इसलिए इनको बहुत यातनाएं भी बाद में झेलनी पड़ी थी। उसके बाद हम आगे चलेंगे। इस प्रयोग से सिद्ध क्या हुआ बाबू, तो सूक्ष्म जीव हवा में मौजूद होते हैं और हवा में सूक्ष्म जीवों को ले जाती है, ना कि वे हवा में स्वयं ही सूक्ष्म जीवों को स्वतः उत्पन्न करती है। कह रहा कि हवा स्वतः सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न नहीं करता, पहले से हवा में सूक्ष्म जीव होते हैं और उसी से सूक्ष्म जीव का निर्माण होता है। हमने पिछले क्लास में बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी प्रथम सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है। यानी कि आप जब पैदा हुए तो अपने पिता से, आपके पिता पैदा हुए आपके दादा से, दादा परदादा से परदादा, छठदादा से लकड़दादा से, ऐसे करके पीढ़ियां चलते रहती है। इस आकार का गला हवा के अंदर आने देता था, लेकिन धूल और रोगाणुओं को फंसा लेता था। जब तक रोगाणु शोरबा तक नहीं पहुंचे तब तक उसमें वृद्धि नहीं हुई। कह रहा इस आकार का प्लास्क इसलिए था ताकि इसमें हवा तो जाए, सारे प्रकार का न्यूट्रिएंट भी दिया, हवा भी दिया, लेकिन इसमें जो रोगाणु थे बाबा ये चिपचिपा था तो इसमें सड़ जाता था, तो शोरबा तक क्या होता था, जीवाणु नहीं पहुंच पाता था। यह प्रयोग जीवन में केवल जीवन से ही आता है, जिसको ओमनी सेलुला ई सेलुला भी कहते थे, अभी बताया था ओमनी सेलुला, यानी कि लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ। कह रहे प्रत्येक जीवन नए जीवन से आता है, प्रत्येक जीवन एक नए जीवन से आता है। कोशिका झिल्ली, आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे, इतना ज्ञान कि आपको नीट में भी फायदा करेगा, मेडिकल में भी फायदा, आप जहां जाएंगे वहां फायदा करेगा। इसको कहते हैं बाबू सेल मेम्ब्रेन। पहले हम जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, यह अर्ध परागरम झिल्ली कहते हैं, सेमी परमेबल झिल्ली भी कहते हैं, सिलेक्टिव परमेबल झिल्ली कहते हैं, और हिंदी में चयनात्मक पारगरम झिल्ली भी कहते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम है, अनेकों नाम है। एक होता है ना, एक नाम हजार काम, लेकिन इसका हजार नाम है और एक काम है, यानी इसका हजारों नाम है लेकिन काम सेम ही करता है, चाहे इसका कोई भी नाम रख दे। मुख्य कार्य क्या है, आखिर ये करता क्या है,
तो सबसे पहले सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। आउटर आउटर एटमॉस्फेयर से बाबू इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इनर मटेरियल को बाहर नहीं जाने देता है, बाहर वाला जो हानिकारक पदार्थ है उसको अंदर आने नहीं देता है। तो प्रोटेक्शन का काम करता है। यह कोशिका के आंतरिक घटकों जैसे कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म को घेर कर उसकी रक्षा प्रदान करता है। दूसरा परिवहन का काम करता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का एक अलग क्लास चलेगा, कम से कम एक क्लास में सिर्फ ट्रांसपोर्ट बताया कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को पोषक तत्व, आयन और अपशिष्ट के प्रवेश को निकास एवं नियंत्रण करती है। यानी कि जो सेल के लिए कारगर है उसको रखेगा, जो सेल के लिए कारगर नहीं है उसको बाहर उठाकर फेंक देगा। तो बहुत सारा प्रकार होता है इसमें। एक होता है ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, एक्टिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है। तो इस सारे बात को हम बताएंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो बहुत सारा प्रकार से इसमें परिवहन होता है जो आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। किसको? परिवहन को। एक अलग से क्लास चलेगा सिर्फ परिवहन का। करें निकास को नियंत्रित करते हैं। इसकी यह क्षमता चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कह रहा है कि इसमें वही चीज जाएगा जो इसको जरूरी है, नहीं जरूरी है तो नहीं जाएगा, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगला कहता है संचार, कम्युनिकेशन भी करता है बाबू। क्या करता है? कम्युनिकेशन। इसमें रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन। जैसे कि आपने नाम होगा सुना होगा कोरोना, कोरोना। तो कोरोना लंग्स पे वार करता था। किस पे वार करता था? लंग्स पे। आप पूछेगा सर कोरोना का है क्यों नाम ले रहे हैं? क्योंकि कोरोना से बच्चा बच्चे तक जानता है कि कोरोना नाम का वायरस आया था। तो उसका पर परिवार तो अंदर बसा हुआ नहीं था कि फुआ है, चाची है, इनसे जाकर मिलना, इनसे जाकर नहीं। रिसेप्टर होता है। प्रत्येक कोशिका झिल्ली में रिसेप्टर होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को पहचानते हैं। वो अपना है पराया है जानते हैं। या एक आपने सुना होगा ऑर्गन डोनेट का। तो उसको कैसे पता चलता है कि वो बाहर वाला किडनी है कि अपना वाला किडनी है? तो इसी कोशिका झिल्ली में रिसेप्टर पाए जाते हैं। यानी ये कम्युनिकेशन का भी बात करता है। देख 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 बाहर से कोई लो, बाहर से कोई लो देख। तो इसी प्रकार से वो आपका इम्यून सिस्टम भी काम करता है। जैसे ही बाहर से कोई पार्टिकल जाता है तो ये कम्युनिकेशन ही काम आता है। सेल को पता चल जाता है कि ये अपना सुटेबल नहीं, ये पराया आदमी है, इसको मार के निकालना है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है कम्युनिकेशन का भी काम करती है। आकार प्रदान करती है, यानी कि प्रोवाइडिंग शेप। ये कोशिका को एक शेप प्रदान करती है जैसा उसका होना चाहिए। बहुत सारे प्रकार का कोशिका होता है, गोल होता है, अंडाकार होता है, तारा के जैसा होता है, बहुत सारा होता है। तो शेप प्रदान करने का भी काम करती है। अब देखो कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत सारे मॉडल दिए गए, यानी किसी का मानना था कि ऐसा होता है, किसी का मानना था ऐसा होता है। तो कुल मॉडल को आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल दिए गए। मेजर मॉडल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली के प्रमुख मॉडल्स। पहला, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने विभिन्न मॉडल दिए। जैसे कि आप जानते हैं कि समय के साथ सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, वैसे वैसे चीजें दिखने लगी। वैसे वैसे कोशिका झिल्ली का शेप और किस किस चीज से मिलकर बना है, संरचना कैसा है, उसका तथ्य और बुनियाद भी बदलने लगा। तो सबसे पहले आए थे ओवरटन का मॉडल। ओवरटन का मॉडल 1895 में, कितना ईस्वी में बाबू? 1895 में ओवरटन का मॉडल आया, जिसमें कहा गया था कि झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड का बना हुआ है। झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड का बना हुआ है। कौन सा लिपिड है, कैसा लिपिड है, कोई जानकारी नहीं था। सिर्फ पर कहें कि लिपिड का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। जबकि हम जानते हैं कि नहीं, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, शुगर भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। ओवरटन ने विभिन्न रसायनों की कोशिकाओं में प्रवेश करने की दर का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो पदार्थ वसा यानी लिपिड वाले हैं वे अधिक घुलनशील थे। वे पानी में घुलनशील पदार्थों की तुलना में तेजी से कोशिका झिल्ली को आर पार कर रहे थे। यानी कि जो लिपिड वाले सामान थे, जो वसा वाला सामान था, वो कोशिका झिल्ली से जल्दी जल्दी पार हो रहा था, और पानी में अन्य जो मॉलिक्यूल घुले हुए थे वो पार नहीं कर रहे थे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाला प्राथमिक पदार्थ लिपिड होना चाहिए।
ये नहीं कह रहे हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, कह रहे हैं कि होना चाहिए तो सबसे ज्यादा इसमें लिपिड होना चाहिए। इनका बात भी सही था, इसमें लिपिड का बाई लेयर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन है, लिपिड ही है। डायग्राम, यह मॉडल केवल एक पतली एकल लिपिड परत, इन्होंने कहा यूनिलेयर है। कैसा लेयर है, यूनिलेयर है। किसका, लिपिड का, वो दर्शाता था जो कोशिका को घेरे हुए रहती है। इन्होंने कहा एक ऐसे घेरा है जो लिपिड का है। कौन लिपिड है, कैसा लिपिड है, कोई बात नहीं हुआ है, बस इन्होंने कहा कि लिपिड का है। कौन लिपिड है नहीं जानते हैं, कैसा लिपिड है नहीं जानते हैं, बस एक वो घेरा होगा जो लिपिड का होगा, क्योंकि इसमें लिपिड वाले चीज जो लिपिड से पार होती है वो पार हो रही है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसीलिए इनका उतना मान्य नहीं है, लेकिन सबसे पहले यही बताए थे, इसलिए इनका नाम लिया जाता है लिपिड बाई लेयर मॉडल। लिपिड बाई लेयर मॉडल, इन्होंने कहा कि लिपिड तो है लेकिन 2 लेयर में, एक लेयर में नहीं है। कितने लेयर में है, 2 लेयर में है। प्रस्तुत करता ई गॉटर, कौन थे बाबू, ई गॉटर। इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे, ई गॉटर और एफ ग्रेंडेल। ई गॉटर एफ ग्रेंडेल 1925 ईस्वी में, कितना ईस्वी, 1925 ईस्वी में बताया कि लिपिड का बाई लेयर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिपिड का बाई लेयर होता है, ये मोनोलेयर है और ये बाई लेयर है। मोनोलेयर कौन दिए थे, जो इसके पहले वाले थे, जो इसके पहले वाले थे उन्होंने लिपिड का यूनिलेयर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थे ओवरटन मॉडल। कौन मॉडल, ओवरटन मॉडल सिंगल लेयर दिए थे। ओवरटन मॉडल कौन दिए थे, सिंगल लेयर वाला दिए थे, ये मोनोलेयर वाला। लेकिन जो नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने लिपिड का बाई लेयर दिया, जो कौन थे, ग्वाटर थे और एफ ग्रेंडेल थे। इन्होंने कहा नहीं, लिपिड का एक लेयर नहीं है, लिपिड का 2 लेयर है। और जो फास्फोलिपिड है, इन्होंने ये भी बताया, वो तो पहले वाले नहीं बता पाए थे कि कौन सा लिपिड है। इन्होंने कहा फास्फोलिपिड है, ऊपर फास्फोरस है और नीचे लिपिड है, ऊपर फास्फोरस है नीचे लिपिड है। अणु उभयधर्मी, उभयधर्मी मतलब 2 धर्म रखते हैं। कैसा धर्म रखते हैं, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक रखते हैं, यानी 2 धर्म रखते हैं, जो कहते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जो हेड होता है जल प्रिय होता है, हेड कैसा होता है, जल प्रिय। जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जल से डरता है। बाई लेयर में जल विरोधी पूंछ एक दूसरे के समान करते हुए आंतरिक रूप से स्थित होते हैं। कह रहे हैं कि एक आंतरिक रूप से आमने सामने होता है, एक ये लिपिड वाला है, लिपिड ये है नीचे वाला, तो एक ऐसे है। इन्होंने ये भी बताया था कि आंतरिक रूप से आमने सामने है, जबकि जल प्रिय सिर बाहर की ओर होता है। जल प्रिय सिर हमेशा बाहर की होता है। जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, तो इसमें ये फास्फो है, ये लिपिड है, इसके बाद ये ऊपर की ओर फास्फो है, ये लिपिड है। यानी आंतरिक रूप से दोनों लिपिड एक साथ होते हैं और फास्फोरस बाहर या अंदर की ओर होता है। इसके बाद जल विरोधी पूछे एक दूसरे के सामने करते हैं, आंतरिक रूप से स्थित होते हैं, जबकि जल प्रिय सिर बाहर की ओर होते हैं, जलीय वातावरण के संपर्क में रह सकते हैं। क्योंकि ये क्या चीज होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। फास्फोरस क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए जल के संपर्क में रख सकते हैं। आपको पता होगा कि जो कोशिका द्रव होता है उसमें भी जल है, तो अंदर वाला में भी कौन होगा, फास्फोरस होगा। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि फास्फोलिपिड पाया जाता है। आगे चलते हैं। गॉटर और ग्रेंडल ने प्रयोगशाला में स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाओं को लिया था। स्तनधारी को बाबू मैमेलियन कहते हैं। मैमेलियन रेड ब्लड सेल लिया, एक ज्ञात संख्या ली, यानी कि एक लिमिट संख्या में लिए। उन्होंने इन कोशिकाओं को तोड़ने के बाद उनके सभी लिपिड और फास्फोलिपिड्स को एक एक कार्बनिक विलायक में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का उपयोग करके निकाला, यानी कि लिपिड को अलग कर दिया और फास्फोरस को अलग कर दिया। इन निकाले गए लिपिड को फिर एक उपकरण जैसे लैंगमुइर गर्त कहते हैं। कह रहा है कि जब लिपिड को निकालते हैं उसको उपकरण को लैंगमुइर कहते हैं। इसमें पानी की सतह पर सावधानी पूर्वक फैलाया जाता है, किसको, लिपिड को, जिससे लिपिड की केवल एक अणु मोटी परत बन जाती है, मोनोलेयर बन जाता है। इन्होंने क्या किया, लिपिड को में से फास्फोरस अलग किया, लिपिड को अलग किया, एक पानी में लिपिड को डाल दिया, जिससे क्या बना, मोनोलेयर वाला। मोनो मतलब एक लेयर बना, किसका, लिपिड का। उन्होंने गणना करके ज्ञात किया कि इस लिपिड में मोनोलेयर का कुल क्षेत्रफल उन सभी लाल रक्त
कोशिकाओं के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। यानी कि मान लो कि ये सेल है तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा, ये सेल है इसका कोई क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल का 2 गुना, क्षेत्रफल का 2 गुना क्या था? लिपिड था। इसमें कह रहे हो गणना करके ज्ञात किया कि लिपिड मोनोलेयर का कुल क्षेत्रफल उन सभी लाल रक्त कोशिकाओं के कुल सतह का क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है। क्यों था 2 गुना? क्योंकि ऊपर से भी लिपिड है और नीचे से भी लिपिड है, लिपिड का बाइलेयर है, इसलिए कितना था? 2 गुना था। निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने? तो वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि यदि निकाले गए लिपिड का क्षेत्रफल मूल कोशिकाओं के सतह से क्षेत्रफल से दुगना है तो इसका मतलब कि कोशिका झिल्ली बनाने वाले लिपिड झिल्ली स्वाभाविक रूप से 2 अनुपर्तों से व्यवस्थित होने चाहिए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे बाबू तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कह रहा है कि इसके ऊपर भी लिपिड है, यानी एक और पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। कब आया? जब 2 घेरा था तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 गुना निकला लिपिड। क्या निकला? 2 गुना। तो उन्होंने कहा कि 2 घेरा होगा, लिपिड का 2 घेरा होगा। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ये अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। मॉडल की सीमाएं क्या थी? इसमें क्या चूक हो गई, क्या बचा रह गया? तो हालांकि यह महत्वपूर्ण कदम था कि इन्होंने बताया कि 2 लेयर होता है, लिपिड का 2 लेयर होता है, लिपिड का 2 लेयर होता है, जिसमें लिपिड आमने सामने होता है, जिसमें लिपिड आमने सामने होता है, और फास्फोरस उसके सिरे पे क्या जुड़ा होता है? फास्फोरस जुड़ा होता है। ये बहुत सारे मुख्य विशेषताएं उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया था कि कितना लेयर होता है? 2 लेयर होता है। इस मॉडल में कमियां थी जिसके कारण इसके बाद संशोधित किया गया, सुधारा गया, बदला नहीं गया, सुधारा गया। दोनों में अंतर होता है, बदला गया में अंतर है, सुधारा गया में अंतर है। बदला गया यानी तुम गलत बताए थे, यानी कि जो इससे पहले वाले बताए थे कि मोनोलेयर होता है वो गलत था, तो उसको बदल दिया गया, लेकिन इसको सुधारा गया, संशोधित किया गया, क्योंकि इनका सही कहना था कि ऊपर में फास्फोरेट होता है और नीचे में लिपिड होता है, उसका बाइलेयर होता है। प्रोटीन की उपेक्षा, यानी प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बोलते, इसमें कैसा प्रोटीन है, कैसा कैसे है, कोई नहीं। इस मॉडल में झिल्ली में मौजूद प्रोटीन की भूमिका का स्थान पर विचार नहीं किया गया कि ये जो बाइलिपिड है, ये तो बता दें कि बाइलिपिड है। एक बात होता है, कहा जाता है कि आप जो खोजना चाहते हैं आपको वही मिलता है, जो खोजना चाहते हैं वो आपको वही मिलता है। ये लिपिड के बारे में जानना चाहते थे, ये मुख्यतः लिपिड के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सिर्फ इनको लिपिड के बारे में पता चला कि लिपिड का बाइलेयर है, ऊपर में फास्फोरस है और लिपिड की लेयर में दोनों लेयर आमने सामने है। लेकिन इनको प्रोटीन के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि प्रोटीन पे ध्यान नहीं दिए। आप मैथ के बुक निकाल के पढ़िएगा तो आपको मैथ ना पता चलेगा, बायो थोड़े पता चलेगा। इसीलिए इन्होंने लिपिड के ऊपर शोध किया तो इनको लिपिड के बारे में पता चला, प्रोटीन के बारे में कोई भी जानकारी इन्होंने नहीं दिया। कहता है सतही तनाव, सरफेस टेंशन। देखो लिपिड है, अगर उसको कोई बांधे नहीं हुए तो तनाव ज्यादा होगा, लेकिन उसको प्राकृतिक रूप में देखा तो उसमें सरफेस टेंशन बहुत क्या था? कम था। तो सतही तनाव को ये डिफाइन नहीं कर पाए कि यह मॉडल कोशिका झिल्ली में कम सतही तनाव है। कोशिका झिल्ली में क्या है? कम सतही तनाव है, लो सरफेस टेंशन है, जो आमतौर पर शुद्ध लिपिड के दोहरी परत की तुलना में काफी कम है। कह रहा है कि दो गो लिपिड का लेयर है फिर भी इसमें तनाव कम है। कैसे है? तो उसको तो कोई तो जोड़े हुए होगा, तो इन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया ही नहीं, तो ये कैसे बताता कि सतही तनाव किससे कम हुआ है? कार्यात्मक अंतर, इसने यह नहीं बताया कि विभिन्न कोशिकाओं की झिल्ली जैसे कि तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका अपने विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक विभिन्न पारगम्यता डिफरेंट परमेबिलिटी की कार्यता को कैसे करते हैं। अब देखो प्रोटीन है, प्रोटीन में ही शुगर जुड़ता है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, तो उसे रिसेप्टर बनता है। जब इनको प्रोटीन के बारे में नहीं पता है तो इनको रिसेप्टर के बारे में कैसे पता चलता? तो इनको कैसे पता चलता कि यकृत कैसे काम करता है और दूसरा तंत्रिका ऑर्गन कैसे काम करता है? ये सब रिसेप्टर पे काम करता है। रिसेप्टर किसका बना हुआ था? प्रोटीन से जुड़ करके जो अन्य मॉलिक्यूल बनते हैं तब बना था, और इनको प्रोटीन के बारे में पता ही नहीं है, तो इनको ये भी नहीं बता पाए कि डिफरेंट ऑर्गन कैसे कैसे काम करते हैं। इन्हीं सीमाओं के कारण बाद में डेमसन और डेलियन मॉडल आया, डेमसन और डेनियन मॉडल आया जो 1935 में आया। कब आया बाबू? 1935 में। अंततः
तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, 1972 में विकसित हुआ, जिसमें लिपिड बाइलेयर को प्रोटीन के साथ एकत्रित किया गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सबसे मान्य मॉडल है, इसी मॉडल को माना जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब तरल, मोज़ेक मतलब धसा हुआ, मॉडल मतलब मॉडल। डेविसन डेनियल मॉडल सैंडविच मॉडल, इन्होंने कहा सैंडविच के जैसा है, उसका झिल्ली कैसा है, सैंडविच के जैसा है। लिपिड का बाइलेयर है, हमने कहा मान लिया। लिपिड का बाइलेयर है, हमने कहा मान लिया। लिपिड का बाइलेयर है, आपने कहा, हमने मान लिया। आपने कहा था लिपिड आमने सामने होता है, हमने वो भी मान लिया। आपने कहा था लिपिड आमने सामने होता है, हमने वो भी मान लिया। लेकिन इसमें प्रोटीन भी होता है, इन्होंने कहा इसमें प्रोटीन भी होता है और ऐसे होता है, ठोस रूप में होता है। बीच में लिपिड होता है और ऊपर नीचे प्रोटीन होता है। तो सबसे बड़ा गलती तो ऐसे ही इधर आ जाता है कि अगर ऊपर में प्रोटीन है तो फिर इसमें से पार कैसे होगा, कोई वस्तु पार ही कैसे हो जाए। जब ठोस रूप में ऊपर में प्रोटीन है बाबू, तो इसमें से कोई चीज पार होगा, नहीं होगा। तो ये मॉडल ऐसे ही गलत हो जाता है, डेविसन मॉडल ऐसे ही गलत हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला जो मान्य था, सबसे पहले डेविसन ने ही बताया था कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यह मॉडल लिपिड बाइलेयर सीमाओं को दूर करने और झिल्ली के देखने गए भौतिक गुणों जैसे कम सतही तनाव की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। पिछले वाले क्या नहीं बता पाए थे, पिछले वाले वैज्ञानिक नहीं बता पाए थे कि अगर लिपिड का बाइलेयर है तो इसमें तनाव इतना कम काहे है। तो इन्होंने बताया कि प्रोटीन के कारण सतही तनाव कम है, लेकिन इन्होंने ये गलत बता दिया कि प्रोटीन सॉलिड रूप में ऊपर है, ऐसे है, पूरा घेरे हुए है, लेकिन ऐसा नहीं था। बस इनका यही गलती था। वैज्ञानिक ह्यूग डेविसन और जेम्स डेनियल दो वैज्ञानिक थे। 1935 में मुख्य अवधारणा ये थी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच के समान होती है, जहां फास्फोरस लिपिड की दोहरी परत को दोनों तरफ से प्रोटीन निरंतर परतों से, यही यहाँ पे वो मात खा गए, निरंतर परतों से, यानी लगातार परत है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, बीच में लिपिड है, बीच में लिपिड है। अब बाबू निरंतर परत है तो इसमें से कोई वस्तु कैसे पार करेगा, ये तो यहाँ पे गलत हो गए। प्रयोग और प्रक्रिया, क्या प्रयोग किए थे, तो इस मॉडल का विकास मुख्य रूप से सतही तनाव को नापने के लिए किया गया था। सतही तनाव इसलिए कम हुआ क्योंकि प्रोटीन था, लेकिन जैसे बताएं कि प्रोटीन रखा हुआ वैसे रखा हुआ नहीं था। प्रेरणा, डेविसन डेनियल ने पाया कि शुद्ध लिपिड बाइलेयर का सतही तनाव प्राकृतिक कोशिका झिल्ली से बहुत कम है। हम पहले ही बताएं लिपिड था, अगर खाली लिपिड रहेगा तो फैल जाता, लेकिन वो फैला नहीं है। सतही तनाव बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा नहीं था। किसके कारण ज्यादा नहीं था, तो प्रोटीन के कारण। यह ज्ञात था कि प्रोटीन पानी और तेल के बीच इंटरफेस पर बैठने से सतही तनाव प्रभावी ढंग से कम हो जाता है। इनको बस इतना था कि प्रोटीन अगर होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। निष्कर्ष, इस कम सतही तनाव को व्याख्या करने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया कि लिपिड बाइलेयर में बाहरी सतह प्रोटीन की पतली चादरों की ओर ढकी हुई रहती है। कह रहा है दो ऐसे लिपिड है, ऊपर से चादर ढक दो, नीचे से बिस्तर बिछा दो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि सैंडविच की तरह है। हमने पहले ही बताया था, आप जो खोजना चाहेंगे आपको वही मिलेगा। आप जिंदगी में जो खोजते हैं, जो बनना चाहते हैं, आप वही बनते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इन्होंने बस तनाव के बारे में सोचा था कि अच्छा पता कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन कैसे कमता है, तो बस इनको प्राकृतिक ने उतना ही जवाब दिया। आप जो प्राकृतिक से मांगते हैं प्राकृतिक आपको वही देती है। इन्होंने कहा कि सरफेस टेंशन बताओ हमको काहे कमा, तो प्राकृतिक इनको जवाब दे दिया कि बाबू इसमें प्रोटीन है, कैसे है, कहाँ पे है, कौन वाला है, कोई नहीं बताया। मॉडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, डेविसन डेनियल मॉडल के अनुसार झिल्ली की व्यवस्था निम्नलिखित थी। फास्फोलिपिड बाइलेयर था, उसने सब पहले भी बताया था। दोहरी परत झिल्ली के मूल कोर बनाती है, जिन्हें हाइड्रोफोबिक पूछ कहते हैं। ये जो पूछ होता है बाबू, हम आपको बता दें, ये जो पूछ होता है, लॉन्ग, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉन्ग फैटी एसिड चैन, लॉन्ग फैटी एसिड चैन जो कार्बन का बना होता है। दो लॉन्ग फैटी एसिड का चैन होता है जिसका ये टेल बना होता है, जो हेड होता है फास्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है, फास्फोरस का बना होता है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर पता नहीं चल रहा। चलिए, प्रोटीन की परतें गोलाकार, प्रोटीन के अणुओं को दो निरंतर परतें थी। इन्होंने कहा एकदम निरंतर परत है,
छूटा छूटी कुछ नहीं है। अरे बाबू जब छूटा छूटी है ही है ना, तेरा में से पार कैसे होगा? तो यहाँ पे मॉडल गलत हो गया। समरूपता, मॉडल में यह माना गया कि झिल्ली के आंतरिक और बाहरी दोनों सतहों पर समान रूप से प्रोटीन की परतें हैं। इस मॉडल का आरेख सैंडविच की तरह था। कैसा था? सैंडविच की तरह। ये प्रोटीन, यहाँ पे लिपिड और ये प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। आप में क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि बताइए कि सैंडविच मॉडल में कौन कौन से परतें थे? तो पहले प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। ऊपर से चलिए नीचे से चलिए, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। आइए आगे देखते हैं। पूरी तरह से कवर करती इसे लिपिड के बीच में कोई रुकावट एवं एम्बेड प्रोटीन नहीं दिखाया। इन्होंने नहीं बताया कि धंसा हुआ है, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था कि बाबू प्रोटीन ऐसे परत नहीं है, कहीं कहीं पर धंसा हुआ है चैनल के रूप में। कहीं में पूरा अंदर तक धंसा हुआ है, कहीं में ऊपर तक, कहीं में अंदर तक, कहीं में ऊपर तक। जो अंदर तक धंसा हुआ है वो चैनल बनाता है, जो ऊपर में ऐसे रखा हुआ है वो रिसेप्टर बनाता है। लेकिन ये सब के बारे में इन्होंने बात नहीं किया था डेनियल डेविसन ने। मॉडल की सीमाएं कहां पे जाकर खत्म हुई थी? यह मॉडल 30 वर्षों तक स्वीकृत रहा, 30 सालों तक चला, लेकिन 1960 के दशक में नए साक्ष्य एवं चुनौती दी गई। प्रोटीन में विविधता थी, कई प्रकार के प्रोटीन थे। केवल संरचना व कार्यों में भी अत्यधिक विविधता था। कहा कि अलग अलग प्रोटीन था, सभी का कार्य भी अलग अलग था। ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्ट करता था, कोई एंजाइम का रिसेप्टर था। एक समान की सीट कल्पना विविधता में व्याख्या नहीं कर सकी। उन्होंने जब कहा कि एक ही प्रोटीन है तो इतना अलग अलग कार्य क्यों कर रहा है? कोई रिसेप्टर जैसा कर रहा है, तो कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। झिल्ली के कार्य, प्रोटीन की सतह झिल्ली के माध्यम में आयनों, ध्रुवीय अणु के नियंत्रित परिवहन भी होता है। हम इसको बताए थे, अभी आपको बताए थे कि हम आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे, जिसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा। तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल को भी एक जगह दूसरे जगह लेके जाता है, पानी को डायरेक्ट पास करता है। तो प्रोटीन के कार्य में परिवर्तन था। एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, आयन को ऊपर से नीचे लेके जाता है। अगर अंदर आयन कम भी है और उसको और कम करना है तो बाहर भेजता है। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अलग अलग काम करता है प्रोटीन, इसलिए वो नहीं बता पाए। फ्रिज फ्रैक्चर तकनीक 1960 के दशक में विकसित इस तकनीक से यह पता चला कि झिल्ली को बीच में तोड़ने पर आंतरिक लिपिड कोर में अनियमित रूप से बिखरे हुए प्रोटीन के कण दिखाई पड़ते हैं, जिससे यह साबित हुआ कि प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में भीतर धंसे हुए थे, न कि केवल बाहर तक थे। इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है बउआ सिर्फ ऊपर नहीं है, अंदर भी धंसा हुआ है। प्रोटीन की गतिशीलता, कहता है कि प्रोटीन गति भी करता है। प्रोटीन मोबिलिटी, यह गोल गोल घूमता है बाबू प्रोटीन। यह मॉडल प्रोटीन को स्थिर मानता था, क्योंकि ये तो ऊपर चादर ओढ़ा दिया, चादर तो घूमता नहीं है। लेकिन यह मॉडल प्रोटीन को स्थिर मानता था। कौन वाला? पहले वाला। जबकि संकर कोशिकाओं में प्रयोग में हाइब्रिड सेल एक्सपेरिमेंट ने बताया कि साबित किया कि प्रोटीन वास्तव में झिल्ली के भीतर घूमते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन सीमाओं के कारण डेविसन डेनियल मॉडल को 1972 में सरल मोज़ेक मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब हम आपको, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाद में पढ़ाएंगे। अभी जितना पढ़ाए उतना समझिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड, ऑस्मोसिस, सारा का सारा ट्रांसपोर्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए इसी प्रकार के साइंस के नॉलेज के लिए।